तो यार बहुत गजब का मैच होगा। पहले मैं जब रफ टीम बना रहा था मैं खुद हिल गया कि यार किसको लूं किसको छोड़ूं, क्योंकि जिसको ड्रॉप कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और जिसको ड्रॉप करके किसी दूसरे प्लेयर को ले रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ध्यान से सुनना तभी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम फिर इंडिया से स्टार्ट करते हैं। देखो वेदर में बता देता हूँ, दुबई के अंदर बारिश हो नहीं रही, तो बारिश का भाई कोई चांस नहीं है, तो वेदर रिपोर्ट तो ये समाप्त हो गई। तो हम सबसे पहले चलते हैं इंडिया के मैचअप स्टडी करते हैं। अब ध्यान से एक एक चीज समझना, तभी आप छोटी सी छोटी जो होंगी ना बारीकियां वहां से कुछ निकल के आएगा। तो देखो रोहित गिल ओपनिंग करेंगे, इनके सामने हो गए मैट हेनरी और विल ओरूर की, ठीक है। मैट हेनरी के कोई भी ऐसे मैचअप नहीं है जो हमको उसको एक तरह से कोई मस्ट पिक बनाए अपनी टीम के अंदर। अगर आप उसका सिलेक्शन परसेंटेज होगा ना किसी भी ऐप के ऊपर तो काफी हाई मिलेगा, क्योंकि ट्राई सीरीज में भी वो विकेट चटका रहा था, फिर पहले गेम के अंदर भी उसने विकेट चटकाए, बांग्लादेश के खिलाफ भी उसको थोड़े विकेट्स मिले। तो मैट हेनरी विकेट्स ले रहा है, लेकिन इंडिया के खिलाफ उसके एज सच कोई वो वाले मैचअप नहीं है कि जो हमको बोले कि नहीं इसको तो पक्का लेके जाना है। तो मैट हेनरी कोई मस्ट पिक नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर देखो करा जा सकता है मैट हेनरी बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, पर मैचअप वाइज कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जिसका ये विकेट आते ही ले लेगा, ऐसा कोई मैचअप नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना, दुबई का जो वेन्यू है ना भाई, देखो थोड़ा सा स्पिन होने रही दुबई के ऊपर, याद रखना दुबई के ऊपर स्पिन बहुत कम हो रही है। अब आप में से कोई बोला कि नहीं यार वो अबरार अहमद की जो बॉल थी ना वो स्पिन हो गई थी, तो देखो पूरे मैच के अंदर एक बॉल जब स्पिन होती है ना उसको हम नहीं बोलते कि स्पिन विकेट है। अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा स्पिन हो रही है डिलीवरी स्पिनर्स की तो वो स्पिन विकेट है। बांग्लादेश इंडिया का मैच हुआ, देखो ज्यादा स्पिन बॉल नहीं हुई। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, एक वो अबरार अहमद वाली अगर मैं बॉल निकाल दूं तो उसके अलावा भी सब ठीक बॉल्स थी, मतलब ज्यादा स्पिन नहीं हुई। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो पिच है, यानी बॉल उतनी तेजी से नहीं आ रहा, लेकिन विकेट पे स्पिन फिलहाल नहीं हो रहा है। तो मैट हेनरी का ऐसा कोई भी मैचअप नहीं है जो हमें ये बोल रहा हो कि इसको हमें अपनी टीम में तो मस्ट पिक लेके चलना है, भले ही ये बॉलिंग फर्स्ट करे, ये मस्ट पिक कैटेगरी में नहीं आता। तो विल रूरकी अभी टेस्ट मैच खेला था इंडिया के खिलाफ, एक ही टेस्ट मैच में इसने प्रॉपर बॉलिंग करवाई, वहां पे इसने 7 विकेट लिए थे। पहली पारी में कुछ 4 या 5 लिए थे, दूसरी पारी में तो 3 लिए थे, जो पहला टेस्ट मैच खेला था बेंगलोर के अंदर। पर यहाँ दुबई के अंदर यहाँ पे कोई फालतू ग्रास होती नहीं है, अच्छा ठीक ठाक बैटिंग ट्रैक होता है। तो फास्ट बॉलर्स के लिए इस पिच से कोई मदद नहीं है। अगर फास्ट बॉलर्स अपने दम पे कुछ निकाल रहे हैं तो वो कुछ करें इस पिच के ऊपर, पर पिच के ऊपर खुद से उनको मदद नहीं मिलने वाली, मतलब पिच से उनको मदद नहीं मिलने वाली। ना ही पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है, ना ही पिच पे स्विंग ज्यादा हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। स्टार्टिंग के 3-4 ओवर नॉर्मल जो स्विंग होता है ना वो होती है, उसके बाद में एकदम साफ हो जाता है सब कुछ, मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता फास्ट बॉलर्स के लिए। तो विल और रुकी भी हमारा मस्ट पिक कैटेगरी में नहीं है। और विल और रुकी को याद रखना, ज्यादा से ज्यादा विकेट डेथ में मिल रहे थे, जब वो डेथ में बॉलिंग कर रहा होता है ना तब उसको, जो भी इसके 3-4 मैचेस रिसेंट में उसको ज्यादा विकेट वहां मिल रहे थे। और इंडिया के जो भी प्लेयर्स है ना ये सब जो शॉर्ट लेंथ वाली बॉलिंग होती है ना चेस्ट हाइट पे होती है। आपने देखा होगा इंग्लैंड के जो प्लेयर्स आए थे आर्चर बेरिडन कार्ज, ये सब शॉर्ट लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, इनको ज्यादा विकेट नहीं मिले। तो विल और रुकी की जो ताकत है फिलहाल इंडिया उसको ठीक से खेल रही है। और एक और आपको बात बताया तो जब आप कोई और वीडियो देखोगे ना, मान लो किसी की आपने वीडियो क्लिक करी तो वहां पे काइल जेमिसन की आपको बहुत तारीफ सुनने को मिलेगी कि काइल जेमिसन ने ये कर दिया, काइल जेमिसन ने वो कर दिया। मेरे अंदर भी पहले आया था कि मैं सबको बताऊंगा काइल जेमिसन को लो, मतलब अच्छा बॉलर है। लेकिन अगर रिसर्च वाइज थोड़ा ध्यान से हम रिसर्च करके देखें तो काइल जेमिसन ने जो भी विकेट्स लिए थे ना वो उस पिच पे लिए थे जहां पे बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, या फिर वहां पे क्लाउडी वेदर था, ठीक है। पर दुबई के अंदर भाई धूप होगी, फास्ट बॉलर्स के लिए पिच पे कुछ नहीं है, और इसकी ताकत है स्विंग करवाना। तो स्विंग होगी स्टार्टिंग के 4 से 5 ओवर, उसके बाद में इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर इंडिया की ताकत स्टार्ट होगी। तो इसलिए काइल जेमिसन ही मस्ट पिक नहीं है, याद रखना। और सामने जो बैट्समैन है वो भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, तो अगर वो उनको इतना सा भी मौका मिला, किसी की मान लो कोई ताकत है वो एग्जीक्यूट नहीं प्रॉपरली हो रही, तो वो उसको विकेट नहीं देंगे और रन भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो काइल जेमिसन भी मस्ट पिक कैटेगरी में नहीं आता। मैट हेनरी के लिए मैंने आपको जैसा बताया ना कि यार इसके मैचअप ज्यादा कुछ वो वाले नहीं है जिससे हमको थोड़ा सा खतरा लगे। इसकी भी ताकत स्विंग होती है, पर जैसा मैंने आपको बताया दुबई के अंदर स्विंग कट जाती है, ज्यादा होती नहीं है, भरी धूप में बॉलिंग करवाएगा। और बॉलिंग सेकंड में भी पता है थोड़ी बहुत स्विंग होगी स्टार्टिंग में। मान लो बॉलिंग फर्स्ट में अगर 4 से 5 ओवर स्विंग हो रही है तो बॉलिंग सेकंड में 6 से 7 ओवर मान के चलो, पर वो उतनी वाली स्विंग नहीं है, समझ गए, वो ऐसे वाली स्विंग कि बॉल वहां टपकी यहाँ चली गई, यहाँ टपकी यहाँ चली गई, ऐसे नहीं, हल्का फुल्का चलता रहेगा। यानी मेजर एडवांटेज नहीं मिलने वाला है न्यूजीलैंड के पेसर्स को बॉलिंग सेकंड करते हुए भी। रोहित गिल का भाई कोई मेरे को ऐसा कोई थ्रेट नहीं दिखा न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर से।
इनको मेरे अकॉर्डिंग ही निकाल लेंगे, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो, चाहे बैटिंग सेकंड हो। विराट कोहली को देखो, काइल जेमिसन ने टेस्ट मैच में काफी ट्रबल करा भाई। विराट कोहली के मैंने वो स्टैट्स चेक करे, काइल जेमिसन वर्सेस विराट कोहली, तो विराट कोहली की 33 से 37 की एवरेज आ रही है टेस्ट मैच में। आप में से बहुत लोग सोचोगे कि नहीं यार ये तो टेस्ट मैच है ना, इतना तो चल जाता है, पर विराट कोहली पता है अच्छे से अच्छा बॉलर जो होता है ना, उसको भी 50 की एवरेज के साथ, मतलब 50 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। यहाँ पे विराट कोहली की 50 की स्ट्राइक रेट से भी नीचे स्ट्राइक रेट जा रही है काइल जेमिसन पे। इसका मतलब कि यार डॉट बॉल काफी ज्यादा हो रहा है। तो डॉट बॉल एक बैट्समैन कब ज्यादा खेलता है, जब उसको मतलब थोड़ी तो ट्रबल हो रहा होगा ना कि यार चौके छक्के सिंगल डबल निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, तभी जो स्ट्राइक रेट इतनी कम है। चौकों की बात नहीं कर रहा कि यार टेस्ट मैच में सिंगल डबल अगर कोई बैट्समैन कर रहा है ना तो भी ठीक है, पर सिंगल डबल भी नहीं हो रहे। लेकिन वो जो पिचेस थी वो न्यूजीलैंड की पिचेस थी और इंग्लैंड की पिचेस थी, जहां पे काइल जेमिसन ने ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करवाई थी। ठीक, तो हम ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि जब दुबई की पिच पे जो ज्यादा स्विंग को सपोर्ट नहीं कर रही, बॉल स्किड भी नहीं हो रही, ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस भी किसी को नहीं मिल रहा, धूप का मौसम होगा चाहे शाम को, फिर काइल जेमिसन बॉलिंग कर रहा है, ज्यादा बॉलर्स को एडवांटेज नहीं मिल रही। विराट कोहली जिसने 100 अभी मारा है, तो उसके सामने काइल जेमिसन कैसा मतलब करेगा ना। तो हमको क्या साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी विराट कोहली की तरफ एडवांटेज है। ठीक है, तो इंडिया के जो टॉप 3 बैट्समैन है, मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी किसी भी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयस अय्यर अभी इंग्लैंड का टूर हुआ था, फास्ट बॉलर्स ने बाउंसर से उसको बहुत टेस्ट करा, इसने बहुत अच्छा खेला और फॉर्म में भी काफी अच्छा चल रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इसके 100 भी हैं, अगर आपको वर्ल्ड कप का वो याद हो ना, सेमीफाइनल याद है, विराट ने 100 मारा था, फिर अय्यर ने भी 100 मारा था, मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए थे। तो अय्यर ने इससे पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी अच्छी बैटिंग करी है। काइल जेमिसन को भी इसने ठीक खेला है, बाकी सबको ठीक खेला है। तो अय्यर ही इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि इसके भी मैचअप काफी पॉजिटिव है, फॉर्म भी अच्छा है और इस पिच के अकॉर्डिंग सूट भी करेगा अय्यर की बैटिंग। अक्षर पटेल एकदम फ्रेश है, ज्यादा इसके मैचअप किसी के साथ अवेलेबल नहीं है, चाहे वो मैट हेनरी हो, चाहे वो रूरकी हो, चाहे वो काइल जेमिसन हो, ज्यादा मैचअप कुछ अवेलेबल नहीं है। पांड्या का देखो, पांड्या का भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। कल अगर जैकॉब डफी खेलता तो देखो, जैकॉब डफी एक बॉलर है जिसकी पांड्या ने काफी पिटाई करी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो खेलेगा नहीं, वो काइल जेमिसन के साथ जाएगी न्यूजीलैंड, ये सोच के कि यार जेमिसन ने पहले भी इंडिया के खिलाफ डिलीवर करा है। लेकिन याद रखना वहां पे सिचुएशन थी फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली, यहाँ पे सिचुएशन है थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट में, विकेट से उतना कुछ नहीं मिल रहा है। पर अगर ऐसा होता है कि यार विकेट पे घास ही घास भर देते हैं, जिंदा घास समझो, हरा हरा सब कुछ दिख रहा है, उस केस के अंदर फिर आप किसी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स या तो सबको ले सकते हो, किसी एक को तो लेके जाना, क्योंकि फिर विकेट्स गिरेंगे स्टार्टिंग में, या कभी फिर विकेट तो गिरेंगे अगर घास ज्यादा हुई। लेकिन दुबई पे बिल्कुल भी हमको ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो मेरे अकॉर्डिंग फिर से सेम वैसा रहेगा कंडीशंस दुबई की, वही अच्छी ठीक ठाक विकेट होगी, वही सिंगल डबल वाले प्लेयर्स अपने 100 बना रहे होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग बैट्समैन ज़्यादा ज़रूरी होंगे फास्ट बॉलर से, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के कंपैरिजन में। और राहुल का भी ऐसा कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। राहुल की आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो केएल राहुल ने भी बहुत बार न्यूजीलैंड को पता है काफ़ी वो तंग करा है, मतलब रन्स बनाए हैं, लेकिन यार केएल राहुल की बैटिंग काफ़ी नीचे आ गई है, बहुत नीचे आ गई है, ज़रूरत से ज़्यादा नीचे आ गई। अगर मैं सच बताऊँ ना, ये बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। अगर बैटिंग आ गई तो भी कोई ज्यादा थ्रेट नहीं है किसी भी न्यूजीलैंड के बॉलर को, विकेट नहीं देने वाला केएल राहुल। रन बनाए ना बनाए ज्यादा तेज वो मुझे नहीं पता, पर विकेट फिलहाल मेरे को दिख नहीं रहा मैच वाइज कि केएल राहुल विकेट दे देगा अपनी। फिर जडेजा, देखो एक बार बताता हूँ, जडेजा भी न्यूजीलैंड जब आती है ना तो बैटिंग से परफॉर्म करता है, लेकिन जडेजा की बैटिंग काफी नीचे है, तो हम भरोसा जडेजा क्यों बैटिंग वाइज नहीं कर सकते कि इसकी बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी। बॉलिंग से देखो मैं आगे बताऊंगा, पर बैटिंग वाइज अगर जडेजा को मौका मिलता है बैटिंग करने का तो फिर रन्स आ जाएंगे, क्योंकि बना देता है न्यूजीलैंड पर रन्स। लेकिन अक्षर पटेल फिलहाल जडेजा से ऊपर आ रहा है और जडेजा को नीचे ही खिला रहे हैं। गौतम गंभीर ज्यादा राइट लेफ्ट वाला कॉम्बो ट्राई नहीं कर रहे, वो राइट राइट राइट, फिर एक अक्षर पटेल आता है लेफ्ट, फिर आता है पांड्या, फिर आता है राहुल, फिर आएगा जडेजा, तो जडेजा नीचे ही आ रहा है। तो आई होप यार आपको इंडिया के बैट्समैन वर्सेस न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर्स है ना उनका मैचअप समझ में आया होगा। न्यूजीलैंड का ऐसा एक भी फास्ट बॉलर नहीं है जो दुबई की इस कंडीशन में सूटेबल हो इंडिया की बैटिंग लाइनअप के सामने, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहा हो, चाहे वो बॉलिंग सेकंड कर रहा हो, चाहे वो डेथ में बॉलिंग कर रहा हो। क्योंकि देखो पांड्या काफी अच्छी स्ट्राइक रेट से हिट कर रहा है, और अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो बैट्समैन को ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप किसी न्यूजीलैंड के बॉलर को ले रहे हो किसी बैट्समैन को ड्रॉप करके, तो रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंडीशंस भी जो फास्ट बॉलर्स है न्यूजीलैंड के उनको सूट नहीं कर रही हैं, और लेकिन जो बैट्समैन है इंडिया के उनको सूट कर रही है और वो रन्स भी मार रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक।
न्यूजीलैंड की अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो विलियम, कॉनवे और रचिन रविंद्र, इन तीन में से कोई दो ओपनिंग करेंगे। ठीक, अगर डेरिल मिचेल फिर से उसकी तबीयत खराब है तो न्यूजीलैंड फिर से पुरानी वाली प्लेइंग 11 के साथ चल जाएगी। विलियम और ये क्या नाम है, कॉनवे ओपनिंग, 1 डाउन केन विलियमसन, 2 डाउन रचिन रविंद्र। पर देखते हैं कौन खेलेगा। विलियम मोस्टली फ्रेश है सारे इंडिया के फास्ट बॉलर्स के सामने, ज्यादा नहीं खेला। टेस्ट मैच में अगर आपको याद हो तो देखो काफी अच्छे इसने वो करे थे स्ट्राइक रेट से, मतलब टेस्ट मैच में रन्स करे थे, पर वो टेस्ट मैच था, ये वनडे है। ठीक है, तो वनडे में ज्यादा इसके मैचअप अवेलेबल नहीं है। कॉनवे को भाई मोहम्मद शमी ने कॉनवे को काफी तंग करा भाई, पहली बॉल पे आउट, दूसरी बॉल पे आउट। मेरे को याद है 2023 के आईपीएल में मैं रिसर्च कर रहा था कि यार कॉनवे ने पता है 2 बार आउट करा है, मोहम्मद शमी ने 2 बार आउट करा है कॉनवे को। लेकिन मेरे अंदर से आया नहीं यार, मैं इस बार फिर से कॉनवे को ले रहा हूँ क्योंकि काफी अच्छे, देखो 2023 में कॉनवे के काफी ज्यादा रन आ रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं यार कॉनवे को लेते हैं, क्योंकि एक एक बॉल पे आउट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं अगली बार भी हो जाएगा। मैंने ले लिया भाई, दोबारा पहली बॉल पे आउट मोहम्मद शमी आया ना। मैंने कोई T20 मैच में लिया था, मेरे को पता नहीं आईपीएल का था कि उसका था, इंटरनेशनल मैच था इंडिया न्यूजीलैंड का, पर हाँ दोबारा आउट हो गया। तो भाई कॉनवे को दिक्कत आती है मोहम्मद शमी के ऊपर। जो कॉनवे जैसा प्लेयर हो तो किसी बॉलर की पहली पहली दूसरी दूसरी बॉल पे आउट हो रहा है तो प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है कॉनवे और इसके बीच में, शम्मी के बीच में, कि शम्मी तंग कर सकता है कॉनवे को। लेकिन याद रखना शम्मी अपने पोटेंशियल पे, फुल पोटेंशियल पे नहीं है, और ये विकेट फास्ट बॉलर्स को उतना सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, याद रखना। तो इसका मतलब ये नहीं आपने स्मॉल लीग से कॉनवे को उड़ा दिया कि जहां भाई कॉनवे मोहम्मद शमी आ गया निकल मेरी टीम से, ऐसा मत कर देना। अभी शमी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है, एक दो मैच और लगेंगे बस, फिर मेरे को लग रहा है शमी अपने उस पर आ जाएगा, क्या बोलते हैं एकदम भाग भाग के, समझ रहे हो, मतलब बैट्समैन रह जाएगा आते देखते कि भाई शमी आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने आखिरी मैच देखा था इंडिया का, इसके साथ जो था, पाकिस्तान के साथ जो गेम्स थे, बांग्लादेश के साथ जो गेम्स थे, यहाँ पे मेरे को उतना वो नहीं दिखा है, अभी भी शमी में थोड़ा बहुत है। और एक पिच याद रखना फास्ट बॉलर्स को उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, अंडर द लाइट्स भी फास्ट बॉलर को उतनी मदद नहीं मिल रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत स्विंग, थोड़े से ओवर ज्यादा हो जाएगी, लेकिन स्विंग वो वाली स्विंग नहीं होने वाली कि यार बहुत ऐसे कोई बॉल हिल रही है, ऐसा नहीं। तो कॉनवे को अपनी टीम में लेके चलना स्मॉल लीग में तो ठीक है। ग्रैंड लीग में अगर आपको लगता है नहीं यार, अगर 3-4 बार ऐसा हुआ है ना और आज आपकी किस्मत आपके साथ है, ठीक है, तो आप फिर हटा सकते हो कॉनवे को जीएल की टीम से, स्मॉल लीग से मत हटाना। तो देखो इंडिया के अंदर पांड्या के ऐसे इतने मैचअप अवेलेबल नहीं है किसी भी न्यूजीलैंड के बैट्समैन के साथ, और न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने पांड्या को ठीक खेला, ठीक। और हर्षित राणा भी एकदम फ्रेश है, तो हर्षित राणा अच्छा प्लेयर हो सकता है। न्यूजीलैंड के जो डेथ में बैट्समैन आएंगे ना, जैसे ग्लेन फिलिप्स होगा, ब्रेसवेल होगा, तो हर्षित राणा याद रखना लंबा है, तेज बॉलिंग करने के साथ साथ ये एकदम से ऐसी स्लोअर बॉल छोड़ता है जो कि रीड करनी बहुत डिफिकल्ट होती है, और इसकी स्लोअर बॉल पे भी इसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। पता है ये कमाल की बात है। देखो मान लो कोई बॉलर है, वो आ रहा है भागा भागा, आपने देख लिया वो स्लोअर बॉल मारने वाला है, ठीक है, और आप तैयार हो, उसने जैसे ही टपका खाया आपने एकदम इंतजार करो, आपने बैट एकदम घुमा दिया कि यार अब तो गया, पर हल्का सा भी बाउंस ऊपर होता है ना तो मिस टाइम शॉट हो जाता है। बहुत बार हुआ भी होगा आपके साथ। जो लोग टेनिस बॉल खेलते हैं उनको पता होगा ना, जो वो वाली बॉल होती है, एक तो लोग ऐसे छोड़ते हैं और एक ऊपर से छोड़ते हैं ना, जब वो टपकती है तो वो एक्स्ट्रा बाउंस के साथ जाती है, तो उसको हिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, मिस टाइम शॉट्स हो जाते हैं अगर आपने कभी खेला हो। तो वैसे ही जो हर्षित राणा है ना, इसकी बॉल पे एक्स्ट्रा बाउंस इसको स्लोअर बॉल पे भी मिलता है, तो इसकी ये क्वालिटी है, तो ये थोड़ा सा विकेट्स निकाल सकता है। तो हर्षित राणा वो बॉलर है जो न्यूजीलैंड के जो बाकी बॉलर्स है ना, उनके कंपैरिजन में मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि यार इसके अंदर दम है, अगर मैं न्यूजीलैंड के बॉलर से कंपेयर करूं तो। और अर्शदीप सिंह मेरे को लगता नहीं यार खेलेगा, और खेलेगा भी तो ज्यादा मैचअप उतने डिटेल में अवेलेबल नहीं है और इतने थ्रेटनिंग भी नहीं है कि यार अर्शदीप सिंह अगर आएगा तो मस्ट पी की कैटेगरी में होगा, वैसा वाला नहीं है। पर मेरे को लगता नहीं खेलेगा। न्यूजीलैंड ने इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्षित राणा को खिलाया, और इस पिच के ऊपर हर्षित राणा सूट करेगा। यहाँ पे ऐसा बॉलर चाहिए जो थोड़ा सा वो करे ना, स्लोअर बॉल डाले और जो पहचान में भी ना है और उसको एक्स्ट्रा बाउंस में मिले। तो देखो न्यूजीलैंड की साइड से हमारे लिए कॉनवे इंपॉर्टेंट होगा स्मॉल लीग की टीम में। डेरियल मिचेल खेलता है तो भाई 130 रन इसने मारे थे वर्ल्ड कप में भाई, पहले मैच में भी आई थिंक 124 कुछ 30 मारे, फिर सेमीफाइनल में भी मारे। तो डेरियल मिचेल पे ध्यान रखना। तो मिचेल खेलता तो भाई मस्ट पिक है, चाहे चेज कर रहा हो चाहे बैटिंग फर्स्ट कर रहा हो। रचिन रविंद्र भी भाई मस्ट पिक है, इंडिया और पाकिस्तान जब भी इसके सामने आती है ये रन्स बना देता है, और ये कंडीशन रचिन रविंद्र को भी सूट करेगी, क्योंकि ये देखो वो वाला प्लेयर नहीं है जिसको एकदम अच्छी पिच चाहिए होती है बैटिंग करने के लिए, ये सिंगल डबल करके भी अपना गेम निकाल लेता है। तो रचिन रविंद्र हमको चाहिए, और बॉलिंग भी करवा सकता है जरूरत पड़ने पे।
ग्लेन फिलिप्स कोई मस्ट पिक नहीं है, चाहे बैटिंग फर्स्ट कर रही हो न्यूजीलैंड, चाहे बैटिंग सेकंड कर रही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया इस विकेट के ऊपर हर्षित राणा जब ग्लेन फिलिप्स के सामने आएगा उसको प्रॉब्लम्स होंगी। वो विकेट ले भी सकता है तो बोल्ड कर देगा, खड़ी हो जाएगी बॉल, कैच आउट हो जाएगा। और ग्लेन फिलिप्स की बॉलिंग से मुझे उतना पोटेंशियल लगता नहीं कि वो इंडिया के बैट्समैन को तंग करने वाला है, चाहे विकेट कैसी भी हो। लोग बोल रहे हैं ना स्लो विकेट है, कैसी विकेट हो, स्पिन ज्यादा हो नहीं रही तो ग्लेन फिलिप्स को निकाल देंगे। बैटिंग से मस्ट पिक की कैटेगरी में नहीं आता ग्लेन फिलिप्स, चाहे न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही हो, चाहे बैटिंग सेकंड कर रही हो। उसके बाद में लेथम, देखो लेथम अच्छा प्लेयर है, इसको मैं हटा दूंगा यार, मेरे को ऐसे बोलने में ज्यादा मजा आता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा ना किताब आ जाती है ना सामने तो थोड़ा दिमाग में ऐसा लगता है जबरदस्ती पढ़ने के लिए बिठा दिया, पर यार उसमें लिखा होता है ना तो ध्यान थोड़ा सा एक्टिव। अब ठीक है, तो देखो अब ध्यान से सुनो, जो ये टॉम लिथम है ना, इसको ये वाली विकेट शूट करेगी क्योंकि इसका स्टाइल भी वैसा ही है, सिंगल डबल करके खेलने वाला, ठीक है, इसको विकेट शूट करेगी। लेकिन टॉम लिथम के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, वो नीचे बैटिंग करने के लिए आता है, तो अगर उसकी बैटिंग लेट आई तो वो फ्लॉप हो जाएगा, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे चाहे वो बैटिंग सेकंड करे। उसकी बैटिंग 25 से 30 ओवर के आसपास आ गई तो वो ले लेने लायक पिक है। मैंने पाकिस्तान वाले गेम में भी बोला था ना कि यार अगर ऊपर से विकेट गिरे तो इसको पक्का लो, देखो 100 मार गया। इधर ऊपर से अगर विकेट गिरे तो भी इसको पक्का ले सकते हो क्योंकि इसके मैचअप ठीक है, सबको ठीक खेला है, सिंगल डबल करके निकाल देगा। ये वाली पिच टॉम लेथम को सूट करेगी, पर बैटिंग बहुत मतलब नीचे आती है ना, तो लेट बैटिंग आई, 30 ओवर के बाद बैटिंग आई, 35 ओवर के बाद बैटिंग आई, तो फिर ये सिंगल डबल करके नहीं खेलने वाला, फिर इसको अटैक करना पड़ेगा, फिर इसको अपनी नेचुरल स्किल जो होती है ना, नेचुरल जो प्लेयर का खेलने का तरीका होता है उससे हटके करना पड़ेगा, जहां पे मोस्टली मैंने देखा है फ्लॉप हो जाता है। तो टॉम लेथम अगर आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड के ऊपर से 2 विकेट जल्दी जाएंगे तो ही अपनी टीम में लेना, 1 विकेट अगर जल्दी जाएगा तो भी मत लेना क्योंकि आप तब पार्टनरशिप लग जाए और उसकी बैटिंग फिर लेट है, ठीक। तो हमारे लिए देखो इंडिया से इंपॉर्टेंट बॉलर शम्मी है, इसके मैचअप काफी अच्छे हैं, केन विलियमसन को भी काफी तंग करा है शम्मी ने। ऐसा नहीं कि शम्मी आएगा तो केन विलियमसन हर बार अपना विकेट देगा, पर हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत करी है कि ज्यादा स्ट्राइक रेट एक तो होता नहीं केन विलियमसन का शम्मी के खिलाफ, और कभी कभी आउट भी काफी करा है T20 के अंदर, लेकिन ओडीआई के अंदर शम्मी को इसने ठीक खेला है। आई थिंक 10 इनिंग्स में 3 बार आउट हुआ है, लेकिन T20 में काफी बार आउट हुआ है, चाहे वो सेट हो के आउट हो, चाहे वो एकदम से ओपनिंग स्पेल में आउट हो जाए, तो शम्मी में है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है शम्मी अभी फिलहाल उतने रिदम में नहीं है जितना भी हमने लास्ट मैच में ऑब्जर्व करा था ना। इस मैच में कैसा होगा वो यार जब मैच चालू होगा ना हम फिर उसके हिसाब से देखेंगे। जितना भी मैंने देखा है पिछले मैच में थोड़े से मैचेस लगेंगे शम्मी को, फिर वो फुल रिदम में आ जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भाई काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं शम्मी, याद रखना। अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट, दूसरे सेमीफाइनल में 6 या 7 विकेट। मैचअप्स भी है शम्मी के, जैसे डेरियल मिचेल को डेथ में काफी आउट करता है शम्मी। डेरियल मिचेल जब भी डेथ में आता है ना, शम्मी को डेरियल मिचेल ठीक खेलता है, लेकिन जब एंड के ओवर्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रहा हो डेरियल मिचेल, चाहे वो सेकंड इनिंग्स बैटिंग कर रहा हो, तो शम्मी फंसा लेता है डेरियल मिचेल को। डेरियल मिचेल ऐसा नहीं चौके छक्के नहीं मारता, शम्मी को चौके छक्के भी मारता है, पर डेथ के अंदर फंसाएगा। 30 से 35 ओवर के आसपास मान लो शम्मी बॉलिंग करवा रहा है, डेरियल मिचेल बैटिंग कर रहा है, तो वो सिंगल डबल करके निकाल देगा। पर 45 ओवर से लेकर 50 ओवर के बीच में यहाँ पे अगर डेरियल मिचेल बैटिंग कर रहा है और शम्मी बॉलिंग कर रहा है तो शम्मी फंसा लेगा। सेम मैं रचिन रविंद्र के लिए भी बोलूंगा। देखो रचिन रविंद्र भी शम्मी को ठीक खेलता है। वर्ल्ड कप के अंदर दोनों बार शम्मी ने रचिन को आउट करा, लेकिन ओवरऑल मैचअप पॉजिटिव, मतलब ठीक है। रचिन रविंद्र मेरे को लगा खेल जाएगा क्योंकि इस विकेट से उतनी शार्पनेस और बाउंस नहीं निकलने वाला जो ज्यादा रचिन को परेशान करेगा। तो रचिन रविंद्र ध्यान रखना है, इंडिया के खिलाफ काफी रन मारता है और इंपॉर्टेंट गेम है कल का, क्योंकि जो भी जीतेगा फर्स्ट पोजीशन पर जाएगा। और यहाँ से साउथ अफ्रीका जीत गई तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट पे है, इधर से अगर इंडिया जीत जाएगी तो इंडिया फर्स्ट पे। तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि सेमीफाइनल्स के अंदर कैसे वो होंगे, कि यार फर्स्ट वाला सेकंड से खेलेगा या फिर फर्स्ट वाला फर्स्ट से खेलेगा, तो मुझे ये नहीं पता। पर फिर भी अपने ग्रुप के अंदर टॉप करना तो थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है ना किसी भी टीम को। मेरे को भी लगता है यार कि मेरा चैनल भारत का सबसे अच्छा एनालिसिस वाला चैनल बने। ठीक है बन जाएगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम थे देखो शम्मी पे थे, तो शम्मी के मैचअप अच्छे खासे हैं, लेकिन जो भी मैचअप है जैसे केन विलियमसन के साथ मैचअप है वो मान के चलो 50-50 है। केन विलियमसन आउट भी हो सकता है, खेल भी सकता है, और ओडीआई के अंदर ठीक खेला है शम्मी को। T20 में काफी बार आउट हुआ है। रचिन रविंद्र 2 बार लगातार आउट हुआ है वर्ल्ड कप के अंदर शम्मी के ऊपर, लेकिन यार एक तो पहली बार खेला तो आउट हो गया, तो पहली बार में हम जज नहीं कर सकते ना। वर्ल्ड कप का अगर आपको मैच याद हो सेमीफाइनल वाला, वहां पे देखो तो इंडिया ने 387-97 कुछ रन मार दिए, ऊपर से सेकंड इनिंग्स में बॉल कितनी स्विंग कर रही थी। तो
उस फेज के अंदर और दुबई की जो विकेट होगी ना, यहाँ पे जमीन आसमान का अंतर है। वहां पे बाउंस भी था और स्विंग भी काफी ज्यादा थी। यहाँ पे उतना बाउंस मिलेगा, मतलब पिच से एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलने वाला, और स्विंग भी ज्यादा नहीं होने वाली, जितना भी हमने ऑब्जर्व करा दुबई की जितने भी मैचेस है ना। तो शमी के मैचअप्स हैं, लेकिन कॉनवे के अलावा जो भी बाकी के जो भी मैचअप्स है ना, वो गारंटी वाले नहीं है कि शमी जब भी आएगा इनको तो आउट करेगा। कॉनवे के साथ हम एक बोल सकते हैं यार, कॉनवे को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा शमी को, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए हम ये नहीं बोल सकते भले ही शमी ने आउट कराओ। पिच कैसी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिच अगर फिर से वही दुबई वाली जो मिलती आ रही है वही मिले तो फास्ट बॉलर्स को उतनी एडवांटेज नहीं मिलेगी, तो जो बैट्समैन का रिफ्लेक्स होगा वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठीक होगा। लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में तो भाई मस्ट पिक है मोहम्मद शमी, क्योंकि यार हमको नहीं पता, हर मैच के साथ मोहम्मद शमी इंप्रूव हो रहे हैं, तो पता चले कल के मैच में अपने फुल रिदम पे आ गए तो भाई हम फंस जाएंगे। बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, बॉलिंग फर्स्ट में तो पक्का लेके जाऊंगा मैं। बॉलिंग सेकंड में अगर आपको लगता है नहीं यार क्या पता नहीं यार रिदम में उतने, तो आप ड्रॉप कर सकते हो बॉलिंग सेकंड के अंदर, क्योंकि ये वाले विकेट के ऊपर उतना स्विंग नहीं हो रहा है, पर ये फिर भी रिस्की होगा क्योंकि हमको नहीं पता ना अभी फिलहाल एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है शमी की। तो सेफ जाने वाले मोहम्मद शमी को अपनी दोनों सिचुएशन में रखना, स्मॉल लीग के अंदर, ग्रैंड लीग में भी दोनों में रख सकते हो। कुछ टीम में बॉलिंग सेकंड से हटा सकते हो, कुछ टीम में ड्रॉप कर दिया ना, पर बॉलिंग फर्स्ट में तो कभी नहीं हटाने का। तो देखो ये तो थे न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का जो एक इकलौता बॉलर है मोहम्मद शमी, उसके साथ मैचअप। बाकी के साथ एचएल उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, पांड्या के साथ थोड़े बहुत अवेलेबल है पर वो इतने ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं है। और जो हर्षित राणा है, यकीन मानना भाई ये कल ट्रम्प पिक साबित हो सकता है हमारी स्मॉल लीग टीम में भी और इंडिया की जीत में भी, चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे इंडिया चाहे बॉलिंग सेकंड करे। इसकी स्लोअर बॉल्स इस विकेट के ऊपर जो धीरे धीरे स्लो होती जाती है समय के साथ साथ, इसको सूट जरूर करने वाली है हर्षित राणा, और कर भी रही है। रन देखो कितने कम दे रहा है। अभी पाकिस्तान वाले जो मैच था उसके अंदर इसको आई थिंक 1 विकेट मिला, लेकिन रन वो होती है ना, बॉलिंग काफी अच्छी करी। पाकिस्तान वाले तो डिफेंसिवली खेल रहे थे, याद रखना मेरी बात को। न्यूजीलैंड वाले अटैक करेंगे, तो जब अटैक करेगा ना इसके ऊपर, उसको हाई चांसेस है विकेट दे दे अपना। मान लो जैसे ग्लेन फिलिप्स है, ये अटैक करने के लिए आ गया, इसने मान लो एक छक्का मार भी दिया, पर एक इसने स्लोअर बॉल मारी, शॉर्ट मिस टाइम हुआ, विकेट मिल गया। और ये विकेट टू विकेट बॉलिंग भी काफी अच्छी करता है, बोल्ड करवाने के भी हाई चांसेस हैं। तो हर्षित राणा वो प्लेयर होगा जो हमारी टीम के अंदर ट्रम्प पिक हो सकता है। मैं इसको पर्सनली लेके जाने का मन कर रहा है कि यार न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान से, देखो ये भी ध्यान में रखना बात, न्यूजीलैंड पाकिस्तान से खेल के आई है, वहां की विकेट एकदम अच्छी थी बैटिंग करने के लिए, तो अब उनको ऐसे विकेट पे खेलना पड़ेगा जहां पे आप ऐसे शॉट नहीं मार सकते। यहाँ पे टाइमिंग वाले जो बैट्समैन होते हैं ना, तो जैसे केन विलियमसन टाइप के, विराट कोहली टाइप के, शुभमन गिल टाइप के, तो पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं सिंगल लेवल करके यार विकेट कैसी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, बैट के ऊपर लग रही है तो सेट हो जाए। ग्लेन फिलिप्स टाइप के जो ये विकेट है ये उसको सूट नहीं करेगी, क्योंकि अगर ग्लेन फिलिप्स आते ही मारने के लिए गया तो फिर वो फंस सकता है हर्षित राणा पर मान लो ग्लेन फिलिप्स जल्दी आ गया तो हो सकता है सिंगल डबल करके निकाल दे, पर मारने के लिए जा रहा है जबरदस्ती, तो फिर इसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इंडिया के खिलाफ। तो देखो इंडिया के मैचअप तो मैंने आपको न्यूजीलैंड के मैचअप समझाया, स्पिनर्स का भी एक बार आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। इंडिया की साइड से एक ही इंपॉर्टेंट स्पिनर है जो हमको इस मैच में कंसिडर करना है, वो है कुलदीप यादव। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स लेफ्ट आर्म चाइनामैन को ठीक खेलते हैं, लेकिन जो इसका लोअर ऑर्डर है ना न्यूजीलैंड का, जैसे माइकल ब्रेसवेल हो गया, फिर लोअर ऑर्डर में और कौन है, सेंटनर आ गया, यहाँ पे लेफ्टी हैं, तो जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है वो लेफ्टी को काफी ठीक बॉलिंग करवाता है। कॉनवे को लेफ्ट आर्म चाइनामैन से कोई दिक्कत नहीं है। केन विलियमसन लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे फंसता है, कभी कभी फंसता है, गारंटी नहीं फंसता, कभी कभी फंसता है। और कुलदीप यादव ने इसको फंसाया भी हुआ है पहले T20 मैचेस में भी, ओडीआई के मैचेस में भी, लेकिन कभी कभी ये खेल भी गया, तो कोई गारंटी नहीं कुलदीप यादव तो इसको आउट करेगा ही करेगा। तो ये हो गया 50-50 वाला मैचअप। डेरिल मिचेल लेफ्ट आर्म चाइनामैन को ठीक खेलता है, टॉम लेथम लेफ्ट आर्म चाइनामैन को ठीक ठाक निकाल देता है, लेकिन अगर टॉम लेथम की बैटिंग लेट आई वहां पे फिर इसको अटैक करना पड़ेगा कुलदीप यादव पे, जैसा होता है ना कुलदीप यादव के 2 से 3 ओवर बचा के रखती है इंडिया की टीम। तो अगर टॉम लेथम मान लो 45-46 ओवर के आसपास बैटिंग कर रहा है, वहां पे कुलदीप यादव आ गया बॉलिंग करवाने, हो सकता है आउट कर दे, क्योंकि फिर उसको अटैक करना पड़ेगा। टॉम लेथम है सिंगल डबल करके खेलने वाला प्लेयर, कुलदीप यादव है थोड़ा सा चालाक बॉलर, तो अगर वो अटैक करने के लिए गया तो हो सकता है चौका लग जाए, पर विकेट मिलने के भी वहां पे हाई चांसेस है अगर लेथम की बैटिंग डेथ ओवर्स के अंदर आती है। तो कुलदीप यादव ट्राई करना, तो बॉलिंग सेकंड में ट्राई करना। रीजन क्या है, अगर इंडिया ने 280 बना दिए, जो कि हाई चांसेस है बना देंगे, तो न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने आएगी तो पिच थोड़ी स्लो होने लग जाएगी, स्पिन नहीं होगी, पर शॉट के मिस टाइम होने का हाई चांसेस है, समझे। अक्षर पटेल को अपनी टीम में मस्ट पिक रखना यार, अक्षर पटेल लेके जाना है।
इंडिया के बैट्समैन वर्सेस न्यूजीलैंड के स्पिनर्स देखो, इंडिया के सारे बैट्समैन है ना वो न्यूजीलैंड के किसी भी स्पिनर से उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बॉल स्पिन नहीं कर रही तो सैंटनर इतनी बड़ी सिरदर्दी नहीं है इंडिया के लिए। पहले भी काफी सैंटनर को इंडिया ने खेला है टेस्ट मैच में स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर। याद रखना स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर सैंटनर ने 7 विकेट जो भी विकेट निकाले थे टेस्ट मैच के अंदर। पर अगर बॉल उतना नहीं घूम रही विकेट पिच के ऊपर तो सैंटनर को आराम से खेल जाएंगे इंडिया के सारे बैट्समैन। ब्रेसवेल के लिए मैं सेम बोलूंगा भाई, इतने सारे राइट हैंडर्स है, ब्रेसवेल है राइट आर्म ऑफ स्पिनर, इसको भी खेल जाएंगे। और ग्लेन फिलिप्स को मैं इतना रेट फिलहाल बॉलिंग से करता नहीं हूँ। और सचिन रविंद्र अगर खेल रहा है तो वो भी बॉलिंग करवा सकता है, क्योंकि देखो सैंटनर का कोई हमको वो निकल के नहीं आया कि सैंटनर को विकेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चाहे बॉलिंग सेकंड ही कर रहा हो सैंटनर, कोई गारंटी नहीं विकेट मिलने की। तो हो सकता है केन विलियमसन सचिन रविंद्र से बॉलिंग करवा ले, क्या मेरे स्पिनर में इनको विकेट मिल नहीं रहे, इससे करवा के देख लेता हूँ। तो सचिन रविंद्र के साथ बैटिंग तो अच्छी करता ही है वो, उसके साथ कल के मैच में बॉलिंग अपॉर्चुनिटी भी जुड़ी हुई है, ठीक है याद रखना। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग सैंटनर अगर बॉल स्पिन नहीं कर रही तो फिर टीम में फिलहाल लेने लायक है नहीं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स बहुत सही खेलते हैं जो भी फिंगर स्पिनर्स होते हैं ना किसी भी कंट्री के। अगर बॉल स्पिन नहीं हो रही है तो इंडिया के प्लेयर निकाल देते हैं बड़े आराम से। तो स्पिनर्स में इंडिया के प्लेयर जो भी बैट्समैन है काफी अच्छा खेला है सारे स्पिनर्स को। बैट जो भी पेसर्स है न्यूजीलैंड के उनको भी हमको ऐसा कोई थ्रेट नहीं दिखा इंडिया के किसी भी बैट्समैन के लिए। याद रखना किसी भी बैट्समैन के लिए कोई थ्रेट नहीं दिखा, और स्पिनर्स में भी किसी भी बैट्समैन के लिए कोई थ्रेट नहीं दिखा न्यूजीलैंड के स्पिनर से। लेकिन न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है उनका टॉप ऑर्डर तो कुलदीप यादव को ठीक खेल सकता है, लेकिन जैसे विकेट स्लो होगी तो जो भी लोअर मिडिल ऑर्डर में होगा, सैंटनर होगा, ब्रेसवेल होगा, तो उनको मक्खन की तरह बॉल नहीं आने वाली बैट के ऊपर कि यार हम तो तैयार हैं बस आता जा बॉल, उनको खुद बनाना पड़ेगा। तो स्लो ट्रैक के ऊपर यार एक शॉट लग गया, 2 शॉट लग गया, सारे शॉट बनाने बहुत वो होते हैं कि बॉल कब, हमको कुछ नहीं पता बॉल अगली बार कितना थोड़ा सा स्लो हो जाए, स्पिन नहीं कर रही ज्यादा, इसलिए शॉट के मिस टाइम होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक, सीवीसी ऑप्शन एक बार बता देता हूँ। देखो विराट कोहली अच्छा है सीवीसी ऑप्शन, काइल जेमिसन ने जरूर 2 बार आउट करा विराट कोहली को, लेकिन इस विकेट के ऊपर मेरे को लग रहा है खेल जाएंगे। शुभमन गिल काफी अच्छे फॉर्म में, और न्यूजीलैंड तो उसकी फेवरेट टीम है जिसपे वो रन्स बनाते हैं, 200 न्यूजीलैंड पे मारे हैं, तो शुभमन गिल पे भी ध्यान रखना। जो श्रेयस अय्यर है ना इसको भी आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो। देखो दुनिया में कोई ध्यान नहीं दे रहा श्रेयस अय्यर को सीवीसी करने के लिए, पता है सब देख रहे हैं केन विलियमसन की तरफ। केन विलियमसन के भी मैचअप है, शम्मी के साथ मैचअप है केन विलियमसन का, पर कोई गारंटी नहीं है। कुलदीप यादव के साथ मैचअप है पर कोई गारंटी नहीं है। तो 2 ऐसे बॉलर हैं जो केन विलियमसन को वो कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है, समझ रहे हो कि अगर कुलदीप यादव की 8 बार खेला ना केन विलियमसन ने तो 3 बार आउट हुआ है, यानी आउट भी हुआ है, रन्स भी कम मारे हैं, पर बाकी के 5 बार खेल भी गया है। बाकी के 5 बारों में वहां पे शम्मी ने आउट करा 1-2 बार। तो समझ लो केन विलियमसन का भी थोड़ा पेचीदा मामला है सीवीसी करने में। ईमानदारी से बताऊं कि यार दोनों तरफ थ्रेट्स तो हैं, पर दोनों तरफ ऐसा भी है कि बच भी सकते हैं बैट्समैन, बच गए तो खेल जाएंगे, लेकिन फंसेगा कौन ये हमको नहीं पता है। तो मैच जब खेलेंगे खुद तभी पता चलेगा ना, टीवी को जब हम देखेंगे। तो अगर एकदम सेफ जाना है ना तो आप कैप्टन श्रेय इसको कर सकते हो, क्या नाम है, अक्षर पटेल को एकदम सेफ जाना है। बैटिंग भी आ रही है इसकी, मैचअप वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ स्पिनर को भी ठीक खेलता है, प्लस बॉलिंग भी करवा रहा है 8-9 बार, तो 1 विकेट और बैटिंग से 25 से 30 रन, तो एटलीस्ट एक 60 से 70 एक सेफ हमको कैप्टनसी मिल गया। क्या इतने तो ये दे ही देगा अक्षर पटेल। वाइस कैप्टन में थोड़ा सा ट्रिकी जाना है तो गिल तो यार सबका होगा, गिल तो कैप्टन भी मोस्ट लोगों का होगा। श्रेयस अय्यर को भी आप वीसी कर सकते हो। गिल का कोई ऐसा मैचअप नहीं है जो हमको ये बोल रहा हो कि गिल आउट होने वाला जल्दी, ऐसा कोई भी नहीं है। मैट हेनरी से कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को, रूरकी से भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगती, और गिल स्टार्टिंग में सेफ खेल रहा है तो हड़बड़ी भी नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि यार एटलीस्ट जब बॉल स्विंग कम हो रही है तो हड़बड़ी नहीं कर रहा, बॉल जैसे ही ठीक ठाक होने लग जाएगी, मिडिल ओवर्स तक गिल पहुंचेगा तो आराम से अपने रन बना देगा। तो टॉप कैप्टनसी ऑप्शन अगर मैं सारी सिचुएशन को देखूं इंडिया की साइड से बैटिंग के अंदर तो वो गिल है, ऑलराउंडर में किसी को ट्राई करना तो अक्षर पटेल है। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है बाद में बैटिंग कर रही है, तो देखो डेरिल मिचेल ने 130 2 बार मारे इंडिया के ऊपर, वहां पे कुलदीप यादव भी था, वहां पे जडेजा भी था, वहां पे बुमराह भी था, वहां पे शमी भी था, ठीक है याद रखना। तो डेरिल मिचेल अगर खेल रहा है तो डिफरेंशियल सीवीसी ट्राई कर सकते हो। विराट कोहली अगर चेस कर रहे हैं तो उनको आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो। काइल जेमिसन से मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस विकेट के ऊपर मेरे अकॉर्डिंग, पर एक मन में होता है ना, नहीं यार मैंने तो टेस्ट में देखा था इंडिया का WTC फाइनल, मेरे को याद है मैं साफ देख रहा था टीवी के ऊपर, भाई बहुत बीट करा था काइल जेमिसन ने, लेकिन वो पिच अलग थी, ये पिच अलग हुई, यहाँ पे उतना मूवमेंट नहीं मिलने वाला।
तो विराट कोहली भी आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो। रोहित शर्मा को मैं सीवीसी नहीं करूंगा क्योंकि यार विकेट जैसे जैसे स्लो होगी ना तो एक भी शॉट मिस टाइम हुआ, भले ही 20-30 रन 40 रन तेज आ जाए लेकिन एक भी शॉट मिस टाइम हुआ तो आउट हो जाएंगे। गिल काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी सेफ ऑप्शन है। कोहली भी काफी ठीक ऑप्शन है। बैटिंग फर्स्ट में भी कोहली को ट्राई कर सकते हो यार, ठीक है, बैटिंग सेकंड में भी। पर अगर आपको लग रहा है नहीं यार थोड़ा सा क्या पता आउट हो जाए, तो सबसे सेफ है अक्षर पटेल, बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। और न्यूजीलैंड की साइड से जाना है तो केन विलियमसन के ऊपर देखो शमी का और कुलदीप यादव का थोड़ा सा थ्रेट है, मामूली सा, पर इन दोनों को ये खेल भी सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बड़ा मैच है तो केन विलियमसन जिम्मेदारी से खेलेंगे क्योंकि वो टुक टुक करके ही खेलते हैं। देखो ऐसे किसी भी बैट्समैन को सीवीसी मत करना जो अग्रेसिव खेलता है। जैसे कौन है अग्रेसिव खेलने वाला, ग्लेन फिलिप्स हो गया अग्रेसिव खेलने वाला। अग्रेसिव खेलने वाले हो गए रोहित शर्मा। और अग्रेसिव कौन खेलता है, कौन, देखो कल के मैच में पता मजेदार बात क्या, दोनों टीम में ऐसे बैट्समैन हैं जो आराम आराम से खेलते हैं, समझे। अगर ब्रेसवेल की बैटिंग से वो डिलीवर नहीं कर रहा तो मैं अपनी टीम में नहीं लेने वाला। आपको लगता है उसकी बैटिंग आएगी तो सैंटनर, ब्रेसवेल सारे ऑलराउंडर को भर लेना, लेकिन अगर उनकी बैटिंग से वो डिलीवर कर रहे हैं तब भी टीम में लेना। केवल बॉलिंग के हिसाब से किसी भी ऑलराउंडर को अपनी टीम मस्ट पिक की कैटेगरी में मत डालना। तो आई होप यार आपको काफी अच्छी लाइव लगी होगी। सीवीसी ऑप्शन मैंने बताया, बाकी जो भी मेजर वो होगी ना कि हमको किस प्लेयर को लेना है, ड्रॉप करना है, उसका 100% हमको कॉन्फिडेंस आएगा जब पिच रिपोर्ट हम देख लेंगे, ठीक। तो आप में से जिसने भी देखी यार लाइव, जो भी मेरे साथ बना रहा, उसको ऑल द बेस्ट कल के मैच के लिए। भाई 1-2 करोड़ जीतो यार, हमारे चैनल का नाम उठाओ यार। सारे जने 1-1 करोड़ के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरे को भी कोई दे, मैं भी दिखाऊं, देखो भाई हमारे वाले भी हैं। तो भाई जीतो कुछ। चलिए फिर बाय, ठीक।